नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि व्याकरण का टॉपिक रहेगा। आमतौर पर हम व्याकरण के कई मुद्दों को जानते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि भाषा में जो है वो व्याकरण के हिसाब से यदि हम चलेंगे तभी जाके हम स्पष्ट रूप से एक परफेक्ट जो कहते हैं उस प्रकार का लिखावट और उस प्रकार के उच्चारण के साथ है हम भाषा को जानेंगे या सीख सकेंगे, तभी जाके हमारी भाषा बेहतर बनेगी। तो इन्हीं के कारण यह जो हम टॉपिक देखने जाने वाले हैं वो टॉपिक है तो बहुत ही आसान सा ही, पर फिर भी भाषा में उनका बहुत महत्व है और रहा हुआ है। उसमें यदि हमारी गलती हो जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो ऐसे एक सामान्य से टॉपिक को लेकर, पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे लेकर हम बात करें तो क्या वो हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह, है ना। वैसे तो सामान्य ही है कि विराम चिन्ह को तो हम देखते ही है, पर फिर भी वह एक तरह से है वो अनर्थ भी कर सकती है यदि हमें गलत लिखे तो। विराम चिन्ह ठीक है। आमतौर पर हम देखते हैं कि बातों को जब बोलते हैं या तो जब लिखते हैं या तो पढ़ते हैं तभी जाकर भी कई जगहों पर हम रुकते हैं, विराम चिन्ह दिए होते हैं। और इसी के कारण क्या है कि हमें पता चलता है कि ये यहाँ तक किया गया, या तो ऐसे कहा गया है या तो यह है। ठीक है, कौन से होते हैं विराम चिन्ह में, क्या क्या आता है? अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम, हाँ कई सारे होते हैं। विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, कई प्रकार के ऐसे विराम चिन्ह आते हैं कि जिन्हें लेकर यह सारी बातें हैं वो हमें समझनी है। ठीक है, विस्तार से देखते, पर पहले तो मैं आपको विराम चिन्ह किसे कहेंगे उसे व्याख्या के आधार पर है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या कहा गया कि भाषा में भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए, भाषा में भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, क्या मुख्य बात बताई कि भाषा में भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, यानी कि हम भाव दिखाते हैं, वाह कैसा सुंदर है, तुम्हारा नाम क्या है, या तो मैंने केला, आम, अमरूद खरीदा, या तो कहे कि वह जा रहा है। तो इनमें पूर्ण विराम आता है, अल्प विराम आता है, प्रश्न चिन्ह आता है, उद्गार चिन्ह आता है। ये सारे ही क्या है कि हमारे भावों को दर्शाते हैं। और हमने जो कहा है, जो बोला है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, उनको स्पष्ट करता है, उनका अर्थ है वो स्पष्ट करते हैं। तो जिनके कारण ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है उनको अधिक रूप से स्पष्ट करने के लिए, इनके कारण हम इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम यानी क्या होता है, उनका सामान्य अर्थ देखें तो रुकना, कि जहाँ पर रुकते हैं उसे विराम कहते हैं। तो ऐसे रुकने के लिए जहाँ जहाँ जो जो चिन्ह हम लगाते हैं वो कौन से चिन्ह हो गए? विराम चिन्ह। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण दूँ कि रोको, रुको,
ठीक है। फिर यहाँ अल्प विराम लगाओ, फिर लिखो कि मत जाने दो, मत जाओ, मत जाओ, रुको, मत जाओ। ऐसा एक वाक्य है। ये किस लिए आपको कह रहा हूँ कि हम ये अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह का तो प्रयोग करते हैं, पर उनका सही जगह पर प्रयोग करना भी एक अनिवार्य चीज़ है। यदि उनको गलत तरीके से कहीं पर भी रख दे तो भी उनका अर्थ बदल जाता है। तो इनके लिए विराम चिन्ह बहुत महत्व रखते हैं। एक यह उदाहरण है। इसी में ही यदि हम सिर्फ इनको ही बदल देते हैं, क्या करेंगे? अल्प विराम जो ही है उसे ही रुको मत, रुको मत, जाओ। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पूरा ही अर्थ बदल गया। शब्द वही के वही है, रुको मत जाओ। वहाँ क्या कहा कि रुक जाओ, जाओ नहीं, ऐसे अर्थ में कहा, अर्थ पूरा बदल जाता है। देखा? फिर यहाँ पर अल्प विराम ही हमने बदल दिया, रुको की जगह मत के बाद डाल दिया। रुको मत, जाओ, रुकना नहीं है, जाओ। पूरा ही क्या हो गया? विरुद्ध अर्थ हो गया, विरुद्धार्थी हो गया। तो यही महत्व रखते हैं विराम चिन्ह, और जिन्हें लेकर आज हम उनके सारे प्रकारों को लेकर उनकी सूक्ष्म बातों को जानेंगे। ठीक है, जल्दी से यह व्याख्या और उदाहरण है वो नोट कर लो, फिर हम उनके एक एक प्रकार की ओर देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब कुल मिलाकर देखें तो उनके छोटे छोटे चिन्ह कहे, प्रकार कहे, उन्हें लेकर उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे, देखने वाले हैं। इसलिए क्या कीजिए कि जल्दी से पेन बुक लेकर बैठ जाइए, और जो कुछ भी यहाँ से मैं लिखवा रहा हूँ उसे नोट भी करते जाइए, क्योंकि लिखेंगे नहीं, सिर्फ देखते रहेंगे तो जाके फिर भूल जाएंगे, तो वापस उनका कोई उत्तर न मिलेगा। इसकी जगह नोटबुक ले लीजिए, पेन रखें, और जब भी मैं कहूँ वो लिखते जाइए। अब हम चलते हैं पहले प्रकार की ओर। कौन सा है हमारा? पूर्ण विराम, जो कि आसान सा ही है, आपको पता ही होगा किसे कहेंगे। यह पूर्ण विराम होता है हिंदी में, जो कि आमतौर पर गुजराती में डॉट होता है, इंग्लिश में भी होता है, इसे हिंदी में यह खड़ी पाई की तरह होता है। खड़ी पाई भी बोला जाता है, वो भी आपको मैं बोल दूँ, क्योंकि इनकी पाई जो है, पाई यानी कि यह लाइन ही वो खड़ी रहती है, इसलिए खड़ी पाई भी कहा जाता है। हिंदी को खड़ी पाई के रूप से भी जाना जाता है, पर इनका प्रयोग नहीं होता, हिंदी ही अब तो है इनके कारण। तो खड़ी पाई पूर्ण विराम। अब क्या है, कहाँ लगेगा? पूर्ण अर्थात पूरा विराम। वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग खड़ी रेखा के रूप में किया जाता है। यह चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के अंत में किया जाता है। क्या है? वाक्यों के अंत में किया जाता है। वाक्य पूरा हो वहीं, जैसे उदाहरण से मैं आपको कहूँ तो कौन सा, कि कल मेरी हिंदी की परीक्षा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वाक्य दिया गया हो वो अपना अर्थ पूर्ण कर रहा हो और पूरा ही हमें रुकना हो, तब जाके ऐसे वाक्य में अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह है वो लगाया जाता है। ठीक है, आसान सा ही और भी एक दो उदाहरण मैं आपको बोल दूँ। मेरा नाम समीरा है, आज हम घूमने जा रहे हैं, तुम्हारा और मेरा भाई एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो जब वाक्य अपना अर्थ पूर्ण कर रहा हो तो ऐसी जगह पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा रहेगा हमारा अल्प विराम।
अल्प विराम चिन्ह जानते हैं ना आप, कैसा रहे? ये गुजराती में जो सात होता है उनका छोटा रूप, छोटा सात कह सकते हैं। क्या व्याख्या उनकी होगी, कहाँ लगाया जाएगा? देखते हैं कि जहाँ वाक्य में पूर्ण विराम की तुलना में पूर्ण विराम की तुलना में एक चौथाई रुकना, कि एक चौथाई जहाँ रुकना पड़ता हो, पूर्ण विराम की तुलना में देखें तो पूर्ण विराम में पूरा रुकना पड़ता है और अल्प विराम में उनके चौथे भाग जितना, तब वहाँ पर यह अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि कहाँ कहाँ रहेगा कि माता जी ने बाजार से, या तो माँ ने बाजार से सेब, केले, सेब, केले, संतरे आदि खरीदे। तो वह क्या हुआ यहाँ पर, जो यह अल्प विराम, कि वहाँ एक चौथे भाग जब रुकना होता है तो वो अल्प विराम लगाए जाते। कोई कि एक ही प्रकार की कई सारी वस्तुओं हो, सब्जी हो, चाहे फल हो, कोई व्यक्तियों के नाम हो, कोई फूलों के नाम, कोई भी नाम हो, कि एक से ज़्यादा नाम जहाँ आते हैं वहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। दूसरी जगह पर कहाँ कि साल और तारीख को अलग करने के लिए भी है वो अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कि हमारे विद्यालय की स्थापना हमारे विद्यालय की स्थापना 15 मई 1999 को हुई। 15 मई 1999 को हुई। ठीक है, तो यह क्या हुआ यहाँ, यानी कि तारीख, महीने को वर्ष से अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम लगाते हैं। और कहाँ पर लगाते हैं कि जब किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं कि बच्चों खा लो, चलो हम चलते हैं, तो बच्चों चलो, या तो हाँ ना, तुमने ये काम कर लिया, हाँ पर अभी भी थोड़ा करूँगा। ठीक है, तो हाँ ना के बाद अल्प विराम आता है, ऐसे संबोधन के बाद अल्प विराम आता है। और भी कौन कौन सी जगह है कि जहाँ समान शब्द हो, जैसे हमने यह देखा सेब, केले, संतरे, तो समान कहा जाएगा, फल है सारे। फिर उद्धरण चिन्ह के बाद उनके पहले कि अध्यापक ने कहा, तो कहा के बाद लगाया जाता है और फिर उनका वाक्य रहता है। समुच्चय बोधक हो कि हम जल्दी आ जाते, अल्प विराम, परंतु ट्रेन लेट हो गई, तो यह क्या हुआ, वहाँ पर अल्प विराम कहाँ कहाँ लगता है वो सभी बता रहे। उदाहरण के तौर पे तो हमने 2 ही लिखे, और भी कई सारी जगह है जहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ कि एक तो संबोधन करते वक्त, हाँ ना के वक्त, समय को लेकर अलग करना, नाम को अलग करने के लिए, फिर समुच्चय बोधकों में, और इसके अलावा ऐसी और भी जगह है कि जब बोलते हैं तो उसके बाद भी लगाया जाता है। ठीक है, ये कई सारी जगहों में अल्प विराम लगाते हैं। फिर रहेगा हमारा तीसरा प्रकार, कौन सा, अर्ध विराम। कैसा चिन्ह रहेगा उनका अर्ध विराम में, यह डॉट और ये 7 की तरह, ये अर्ध विराम कहा जाएगा। क्या व्याख्या रहेगी उनकी, पढ़ लेते हैं पहले। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उस समय किया जाता है जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक परंतु पूर्ण विराम से कम। कैसे होता है, अल्प विराम से अधिक, पूर्ण विराम से कम रुकना।
कहाँ पर होगा कि अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़ता है पर पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है, तब जाके ये अर्ध विराम का चिन्ह है वो लगाया जाता है। जैसे कि क्या होगा कि जाना तो मुझे भी था पर थकान की वजह से न जा सका, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। लिख देते हैं उदाहरण, क्या रहेगा? उदाहरण, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, फिर ये अर्धविराम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें जानता तक नहीं। कर्ज कैसे दे दूँ? कर्ज कैसे दे दूँ? ठीक है, तो यह क्या हुआ, यहाँ हमारा अर्धविराम चिन्ह रहेगा। तो यही मुख्य बात है कि क्या होता है कि अल्प विराम से ज़्यादा कि यहाँ रुकना पड़ता है, वाक्य भी पूरा नहीं हुआ और जिनके कारण पूर्ण विराम भी नहीं लगा सकते, आधा भी, थोड़ी बार भी नहीं, ज़्यादा भी रुकना पड़ता है, अल्प विराम भी नहीं, तो दोनों के बीच में मैं तुम्हें जानता तक नहीं, कर्ज कैसे दे दूँ। गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे, तो उन दोनों वाक्यों के बीच अधिकतर कहाँ आएगा अर्धविराम? दो वाक्यों को जब हम जोड़ना, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधार रखता हो, तो ऐसी जगह पर यह अर्धविराम चिन्ह जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, पूरा बोर्ड है, फिर रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह यह अर्धविराम चिन्ह रहेगा हमारा। उसके बाद देखें, हो गया, जल्दी लिख लेना। भले ही ये व्याकरण का टॉपिक जो है वो आसान दिखाई दे रहा हो, इसमें भी विराम चिन्ह तो देखे तो बहुत ही आसान सी बात है, पर उनका भाषा में बहुत महत्व होता है। उन्हीं के सहारे उनमें दिए गए वाक्य जो होते हैं, उनके अर्थ जो होते हैं वो महत्व रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा चिन्ह रहेगा वो है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह वो तो पता ही है आपको, बहुत आसान सा है। कौन सा? ये जो कहते हैं प्रश्नसूचक चिन्ह। कई सारे प्रश्न हमारे मन में ही भी होते हैं कि आप क्यों पढ़ा रहे, हम क्यों पढ़ रहे, यह वीडियो कब ख़त्म होगा, ये व्याकरण के टॉपिक ही क्यों चल रहे हैं। तो ये सारे क्या हुए? प्रश्नसूचक चिन्ह के आपके दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल घूम रहे हैं। तो उसे ही लेकर यह हम देखेंगे कि यह चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में। पता है ना, वो तो आपको पता ही है, ये तो बेकार में देख रहे हैं, कहाँ ऐसा है ना। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न वाले वाक्य कि तुम क्या कर रहे हो, जैसे लिख ही देते हैं, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, पर अंत में प्रश्न चिन्ह करना और प्रश्न सूचक वाक्य होना, शब्द होना है, वो जरूरी रहेगा। ठीक है, तब जाके यह हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह है पूरा होगा। और आसान सा ही है, इसमें शायद मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर हम देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। पांचवा कौन सा रहेगा? विस्मयादि बोधक या तो सूचक भी कह सकते। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है पता है? उद्गार चिन्ह जो बोलते हैं वह उद्गार चिन्ह भी कहा जाता है। विस्मयादि सूचक का है, विस्मयादि बोधक का है। तो यह वाले क्या होगा उसमें कि
कोई भाव प्रकट करने अथवा किसी को संबोधित करने वाले शब्दों के बाद, भाव प्रकट करने अथवा किसी को संबोधित करने, भाव प्रकट या किसी को संबोधित करने के लिए यह विस्मय आदि सूचक चिन्ह प्रयोग होता है। कि जैसे कि भाव यानी क्या होगा वो पता है कि हमें मन में आने वाले अलग अलग प्रकार के जो सारे भाव, हर्ष है, खुशी कहे या तो आनंद कहे या आश्चर्य कहे, दुख कहे, घृणा कहे, नफरत कहे, शाबाशी कहे, तो वो सारे भाव है, उन्हें दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उनके बाद इनका प्रयोग होता है। कैसे? वाह कितना सुंदर दृश्य है। उदाहरण देखिए तो क्या रहेगा? वाह, फिर ये चिन्ह लगाते, फिर लिखते कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ नहीं रहेगा, पूर्ण विराम रहेगा। दूसरा देखें तो क्या कहेंगे? ची। दूसरा हालांकि ये नहीं लिख रहा हूँ, चलो महाशय, महाशय यानी कि विशेष सम्मान सूचक शब्द है। आपका स्वागत है, तो यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अब मैं आपको फिर से शब्द से बोल देता हूँ कि वाक्य में कोई भाव, खुशी हो, दुख हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, शाबाशी हो, उन सभी को प्रकट करने के लिए अथवा यह हंसी खुशी के, यहाँ इनकी जगह कौन कौन से हो सकते? ची कितनी गंदगी है, ओह अब क्या होगा, अरे ये तुमने क्या कर दिया, वाह क्या बात है। तो कई सारे वाक्य बनते हैं क्या भाव प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग, और ऐसे शब्दों के बाद ही सीधे लगाए जाते हैं। फिर क्या? किसी को संबोधन करने की, महाशय आपका स्वागत है, महोदय आइए, तो यह उनके बाद, किसी संबोधन के बाद या तो किसी भाव के बाद है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, यह विस्मय आदि सूचक का प्रयोग होता है। फिर देखते हैं छठा प्रकार क्या है। मैं आपको ले जा रहा हूँ विवरण चिन्ह में। ठीक है, छठा हमारा क्या रहेगा? विवरण चिन्ह। ठीक है, कैसा होता है? यह जो हम करते हैं, दो डॉट रहते हैं और फिर यह लाइन रहती है, होता है ना, ऐसा हम लिखते हैं, फिर जाके आगे लिखते हैं। यानी क्या होता है उनको भी मैं बता देता हूँ, कह देता हूँ। व्याख्या पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि वाक्यांशों के विषय में सूचना या निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में भी कहे तो क्या कहा जाएगा कि किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देते समय विवरण चिन्ह का प्रयोग होते हैं। कैसे? निर्देश देने के लिए सामान्य तौर पर क्या होगा? निर्देश देने के लिए, या तो क्या कह सकते हैं? निर्देश देने के लिए, अथवा तो बात का किसी बात का उदाहरण देने के लिए, ठीक है। कहाँ पर होगा कि एक तो है और निर्देश देने के लिए, या तो उदाहरण कि अब एक शब्द दिया गया हो, ठीक है, उनके बारे में हम अधिक स्पष्टता के लिए है उस शब्द के लेकर पूरा वाक्य दिया गया हो, इनकी एक तरह से समझ दी गई हो, तब जाके विवरण चिन्ह का होगा। जैसे कि भारत तो एक प्राचीन संस्कृति वाला देश, तो यह क्या हुआ भारत, उसके बाद ये विवरण चिन्ह रहेगा, फिर जाके उनका वाक्य रहेगा। या तो क्या कहे
कि भाई साहित्य तो मानवता का दर्पण और दीपक लिखे उदाहरण, तो क्या होगा? उदाहरण साहित्य, फिर ये विवरण चिन्ह रहेगा। साहित्य यानी क्या? तो उनके लिए एक वाक्य में हमने समझाया है, तो उनका क्या रहेगा? दोनों के बीच विवरण चिन्ह। मानवता दर्पण और दीपक, ठीक है। इस प्रकार एक लिख सकते हैं। यदि ऐसा हो, सांप्रदायिकता विवरण चिन्ह, राष्ट्रीय एकता के लिए भयंकर खतरा, कई सारे लिख सकते हैं। कि गरीबी, फिर विवरण चिन्ह, फिर लिख सकते हैं कि देश की उन्नति में बाधा। तो यह कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें स्पष्ट अर्थ करने के लिए है, वो हम क्या करते हैं? उनका आगे वाक्य है पूरा जोड़ देते हैं। तो ये शब्द और वाक्य के बीच जो चिन्ह हमें लगाना होगा वो कौन सा रहेगा? विवरण चिन्ह, ठीक है। तो यही बात को लेकर ये कुल मिलाकर ये 6 देखे, और भी हमारे इसी तरह के 6 ये विराम चिन्ह है, उसे भी हम एक के बाद एक देखते ही जा रहे हैं। पर यह बोर्ड जैसे ही कंप्लीट हो चुका, मैंने लिख दिया है, तो जल्दी से आप नोट कर लो, ठीक है। सुनते भी जाओ, साथ में लिखते जाओ। तो इस तरह ये 6 रहेंगे, इसके बाद बाकी के 6 रहेंगे, और इनका अब आपको सही तरीके से उपयोग करना है। यह सीधे सिर्फ पढ़ने के खातिर नहीं देख रहे, ऐसे देखें तो यह कहीं पूछे जाए, उनकी शक्यता भी बहुत कम रहेगी, क्योंकि एक आध मार्क में शायद पूछा जाए, ठीक है। पर उनका प्रयोग हमें भाषा में, चाहे प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हो तब भी हमें करेंगे, तो उनका असर है हमारे मार्क पर पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि यह जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे इनके बारे में पूछा जाए या ना पूछा जाए, ठीक है। विराम चिन्ह का तो प्रयोग आप कोई भी भाषा में कर सकते हैं, ये सभी में एक समान ही रहेगा, ठीक है, चाहे कोई भी भाषा ले ले। पर हम बोलते वक्त और ख़ास तौर पर तो लिखते वक्त इनका जब प्रयोग करेंगे, इनको सही ठिकाने पर सही अर्थ के साथ यदि बिठाएंगे, तभी जाके हमारी भाषा को हम मजबूत बना सकेंगे। बिना कोई भी एरर के, बिना कोई भी मुश्किल के हम आसानी से ऐसे चिन्हों के सहारे अपनी बात को स्पष्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है, नहीं कि सिर्फ मार्क लेने के लिए। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हालांकि अब देखें तो मुझे लगता है कि हमने बहुत समय ले लिया है, आधा घंटा होने को आया है, इसलिए ये 6 तक ही हम रखेंगे। बाकी तो हमारे 12 टोटल प्रकार है, वो देखेंगे तो और आधा घंटा लग जाएगा। उतना समय तो अब हमारे पास नहीं है, आगे भी लेक्चर चलते रहेंगे, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जल्दी से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 से जो 6 तक हमने देखे। क्यों कौन से? एक तो पूर्ण विराम चिन्ह, यानी क्या कि जहाँ रुकना पड़ता है वह विराम चिन्ह, आमतौर पर सामान्य शब्दों में। पूर्ण विराम देखा, पूरी तरह से रुकना पड़ता है। अल्प विराम कि थोड़ा रुकना पड़ता है। फिर अर्ध विराम, पूर्ण विराम से थोड़ा कम, अर्ध विराम से थोड़ा ज़्यादा, तो वो रहेगा अर्ध विराम। 2 वाक्यों को आमतौर पर जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। फिर देखा हमने प्रश्न सूचक चिन्ह, जो बहुत ही आसान है, प्रश्न होता है वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर 5वां विस्मयादि सूचक, भावों को दर्शाने के लिए और किसी को संबोधित करने के लिए प्रश्न सूचक, विस्मयादि सूचक। और फिर देखा विवरण चिन्ह, बातों को स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को शब्द के स्पष्ट करने के लिए। उन दोनों के बीच विवरण चिन्ह रहेगा, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, जल्दी से नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं, धन्यवाद।